तकरीबन आप मेरी 6-7 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में पावर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पे। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। हम उसको स्टडी तो करते हैं, लेकिन मैंने आपको कई दफ़ा ये लेक्चर दिया है। बहुत से लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि हम असल में पावर इंजीनियर नहीं बल्कि हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हैं और हम समझते हैं कि हमने पूरा एक सिनकॉल या PSS या ई टैप पे डेटा डाल दिया, जवाब आ गया, वाह 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 वाह। तो ये तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी कर लेता है। मैंने कई दफ़ा बताया कि मैंने जब सिस्टम स्टडी शुरू की थी तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर को बना के डेटा देते थे और रिज़ल्ट ले आता था जो भी होता था। उस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करना और उसके बाद इसके ऊपर सोल्यूशन निकालना, ये हम लोगों का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। उसी बुनियाद पे आपको जॉब मिलती है। ख़ास तौर पे जब आप कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी भी अब ओपन हो गया काफ़ी हद तक, तो आप उसमें फिर इस काम को वहाँ पर करते इस तरीके से हैं कि आपको रिज़ल्ट को एनालाइज करना आए और उसकी बुनियाद पे आप रिकमेंडेशन दें। तो हम आगे चलते हैं। अब ये जो एक आखिरी टॉपिक है इसका नाम है आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग, OST। तो ये मैं ज़रा ऊपर कर देता हूँ, मैंने इसको ज़रा छुपाया हुआ था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग। पूरी सारी डायग्राम मैंने रखी हुई है, मैंने इसको मिटाई नहीं है, ताकि आपको समझाने के लिए मैंने ये एक छोटू डायग्राम फिर से बना दी यहाँ पर। इस छोटू डायग्राम से मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सारी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेबिलिटी का असल में मसला है क्या? मसला ये है कि जब फॉल्ट आता है और ये जो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिस्टर्ब होता है कि पावर आपकी कम या ज़्यादा हो गई और मैकेनिकल पावर इंस्टेंटेनियसली कम और ज़्यादा नहीं हो रही, तो फिर PM और PE जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो अगर PM ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा और PE अगर ज़्यादा हो गया तो डिसेलरेशन हो जाएगा। यानी कि जो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन है, PA इज इक्वल टू जो है PM माइनस PE। अगर मैकेनिकल पावर ज़्यादा है ये पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। और अगर इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है और गवर्नर ने अभी उसको नहीं बढ़ाने में कामयाब हुआ है 15-20 मिलीसेकंड के अंदर, तो उससे पहले, तो ये डिसेलरेशन हो गया, PA की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत दफ़ा बताई है। मैंने कहा यहाँ से शुरू करूँ आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग को। अब क्या है कि जितनी भी हमें ब्लॉकिंग करनी है कि ट्रिपिंग ना हो, वो एक अलग कहानी है, और हमें अगर ट्रिपिंग करनी है तो वो एक अलग है। यानी दो बात हो गई ना। अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग, अब मैं कह रहा हूँ ट्रिपिंग ट्रिपिंग ट्रिपिंग, आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग। तो आउट ऑफ स्टेप क्या मतलब? आउट ऑफ स्टेप क्या? आउट ऑफ स्टेप का मतलब ये है कि जब यू हैव जनरेटर इन पैरेलल, जनरेटर रनिंग इन पैरेलल, इसमें से एक डायग्राम बिठा देते हैं जगह करने के लिए, क्योंकि आपको ये रिकॉर्ड तो हो गई, आपको याद है। अगर आपके पास ये यहाँ पर ये जनरेटर लगे हुए हैं 1 2 और ये एक बस पे आ रहे हैं, यहाँ से लाइन जा रही है और आगे पूरा एक नेटवर्क है, तो अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट रियल में आया हुआ है और उसकी वजह से पावर स्विंग भी आ गया है, तो क्या हो रहा है कि ये जनरेटर जो है इनका एंगल चेंज हो रहा है। बहुत दफ़ा बात हो गई इस कर्व के तहत, इन जनरेटरों का आपस में एंगल चेंज हो रहा है इस कर्व के तहत। कैसे? कि जिस जनरेटर पे लोड आएगा ज़्यादा, और हो सकता है उधर भी कहीं दूर भी जनरेटर लगे हों, यहाँ पर भी लगाओ ये, तो क्या होगा कि इन जनरेटर के दरमियान में एंगल चेंज हो जाएगा। हर जनरेटर का एंगल अलग अलग हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में जो था सब सिंक्रोनाइज चल रहे थे, वो नहीं रहेगा। कौन सा एंगल? डेल्टा एंगल, पावर फैक्टर एंगल नहीं, रोटर एंगल, बस एंगल, रोटर एंगल, टार्क एंगल, सब इसके नाम। दोबारा रिवाइज कराता हूँ मैं, असल में बात ये हर चीज़ रिवाइज कराता रहता हूँ, रिकैप कराता हूँ। अब अगर ये डेल्टा एंगल सबका अलग अलग होगा और सेम नहीं होगा, सेम का मतलब ये होता है बिल्कुल 19-20 सेम होना चाहिए, ज़रा मिनट में थोड़ा फ़र्क हो जाए 1-8 डिग्री का, तो वो तो चलता है। लेकिन अगर नहीं होगा तो ये आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे। आउट ऑफ स्टेप का मतलब ये है कि उनके दरमियान का जो एंगल है, इन सब का एंगल जो है ना बहुत फ़र्क हो जाएगा। जब बहुत फ़र्क हो जाएगा तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहेगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है बिल्कुल सेम स्पीड, सेम फ्रीक्वेंसी, और आउट ऑफ स्टेप फिर उसको कहते हैं कि स्टेप आउट ऑफ स्टेप इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सिंक्रोनिज्म में नहीं रहेंगे। उसके लिए बेसिक कंडीशन है कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज सीक्वेंस, सेम एंगल, सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये सिस्टम जो था, तो अब ये आउट ऑफ स्टेप का ये आया मसला कि यार अगर ऐसे फॉल्ट नहीं है, पावर स्विंग है, यानी कहीं और फॉल्ट है और वो खुद से खुद रिस्टोरेशन भी उसका हो गया,
या ऐसी जगह से ट्रिपिंग हो गई कि रिस्टोरेशन हो जाएगा, तो यार ऐसा ना हो कि उस दौरान में जब पावर स्विंग आया हुआ है तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए। यानी जो लोड वाला कर्व मैंने वहाँ पर दिखाया आपको, ये बाहर निकलता चला जा रहा है, ये बाहर निकलता चला जाए, ये वाली सिचुएशन अगर आ गई कि ZM जो था वो बाहर निकलता जा रहा है, वो ये जो मैंने यहाँ पर बताया कि दो को क्रॉस करे तो वाकई ये तो पावर स्विंग था असली, और ये अनस्टेबल है और वो फॉल्ट परसिस्ट कर रहा है। वो जो था जेड लोड जो था वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी उसका वजन नहीं बढ़ता जा रहा है, उसका इम्पीडेंस कम होता जा रहा है, वो जोन में दाखिल होता चला जा रहा है। तो इसका एक तरीका ये होता है कि मैं कहीं पर पावर सिस्टम में कहीं और ट्रिपिंग करा दूँ ताकि लोड अलग हो जाए। मिसाल के तौर पर मुझे पता है यहाँ पर जो बीच में और बसेस लगी हुई हैं, यहाँ पर कई बसेस लगी हुई हैं, उनके ऊपर लोड है। मिसाल के तौर पे मैं इसको चेंज करता हूँ, अब मैं कहता हूँ ये बसेस हैं। अब इसका मतलब है जब ये जनरेटर फीड कर रहा है तो ये जनरेटर ऐसे भी तो फीड करेगा ना, कि ये जनरेटर लोड ऐसे फीड कर रहा है और ये जनरेटर यहाँ तक फीड कर रहा है। इसी तरह ये यहाँ से फॉल्ट को फीड कर रहा है, ये जनरेटर यहाँ से घूम के फॉल्ट को फीड कर रहा है, ये जनरेटर यहाँ से इस तरह फॉल्ट को फीड कर रहा है। तो इसका मतलब है हर जनरेटर अपना अपना कंट्रीब्यूशन मुख्तलिफ रास्तों से और मुख्तलिफ उससे दे रहा है। अब आउट ऑफ स्टेप जब ये हो रहा है तो मैं ये करूँ अगर कि यार मैं कहूँ कि ऐसा करो कि ये लोड तो यहीं पर है, इस जनरेटर को यहाँ से आइसोलेट कर दो ताकि, या इन दो को आइसोलेट कर दो ताकि ये जो है एक जनरेटर तो बच जाए, पूरा सिस्टम ना बैठ जाए, क्योंकि जब ब्लैक स्टार्ट से पूरे सिस्टम को स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखते हैं जब ब्रेक डाउन हो जाता है पाकिस्तान में कभी, या इंडिया में भी, या अमेरिका में भी इवन, तो कभी कभी पूरा पूरा दिन 24-36 घंटे लग जाते हैं सिस्टम को बहाल करने में। खुद मेरी ड्यूटियों में भी 10-15 दफ़ा ऐसे हो चुका है ओवर ए लाइफ टाइम, जो कि हमें पूरी पूरी रात और पूरा पूरा दिन बैठ करके कंट्रोल रूम में सिस्टम को रिस्टार्ट करके ज़ीरो से लेकर के फुल लोड तक ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो पावर प्लांट पे काम करते हैं वो जानते हैं कि कितना मुश्किल काम है जनरेटर को दोबारा बार पे लाना, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए एक तरीका ये निकाला गया कि यार ऐसा करो कि जिस वक्त के बड़ी क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो रही है और लग रहा है कि जनरेटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएंगे, उससे पहले जनरेटरों को ऐसे ट्रिप करा दो कि वो अलग अलग लोड ले लें। और ख़ासतौर पे ये माइक्रो ग्रिड में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक बड़ा स्टेशन है, पावर प्लांट है, उसके साथ एक 100 मेगावाट का PVC पावर प्लांट लगा हुआ है या विंड मिल लगी हुई है, तो कोशिश ये होती है कि विंड मिल को अलग कर दो और सोलर को अलग कर दो, बड़े पावर प्लांट को अलग कर दो। तो एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर ट्रिपिंग करा के उनको अलग अलग इतना लोड दे दो जितना लोड जो है वो सहार सके और वो बच जाए। वो कहाँ से लोड आएगा, वो फिर उसी से आएगा, लोड फ्लो से भी आएगा, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से भी आएगा, लोड फ्लो से भी आएगा कि किन पॉइंट पे ऐसा नल पॉइंट आ रहा है कि वहाँ तक लोड नॉर्मल हालात में यहाँ तक फ्लो होता है, इसका लोड नॉर्मल यहाँ तक फ्लो होता है नॉर्मल में। इसका मतलब है कि मैं अगर इस पॉइंट पे यहाँ से ट्रिपिंग करा दूँ और यहाँ पर मैं ऐसे करके मैंने ये कर दिया, तोड़ दिया, मतलब यहाँ से ऑफ कर दिया। अब देखो ना, ये अल्टरनेटर यहाँ तक देगा, ये अल्टरनेटर आपको लोड यहाँ तक देगा, तो बचने के चांस बढ़ गए। क्योंकि ये जब मिल के चल रहे थे तो ये फिर आउट ऑफ स्टेप हो जाते, सारे बैंड बंद हो जाते। अब इसका जो लोड था यहाँ तक खाली और इसका लोड यहाँ तक नॉर्मल हालात में था, लेकिन फॉल्ट में तो सब बिगड़ा हुआ है मामला। ये फॉल्ट करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो इसको कंट्रोल इस तरह कर सकते हैं कि एट डेजिग्नेटेड प्लेस इन द नेटवर्क आप सिस्टम को मुख्तलिफ़ जगह पे रिले के थ्रू ब्रेकर को ट्रिप करा दें और मुख्तलिफ़ चीज़ें अलग अलग ऑपरेट करें, जिसको दूसरे अल्फाजों में आई लैंडिंग भी कहते हैं। आपने आई लैंडिंग कर दी, यानी अलग अलग स्टेशन अलग अलग अपना अपना लोड लेकर के स्टेबल हालत में चल रहे हैं। कोई एक आध अगर आउट हो गया तो हो जाए, लेकिन हमने लोड उसको काट दिया, लोड हमने इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑटोमेटिकली। इतना टाइम नहीं होता कि कोई आदमी करेगा, कोई ऑपरेटर करेगा, ये सिस्टम ही डिटेक्ट करेगा कि यार ये तो आउट ऑफ कंट्रोल एंगल जा रहा है। तो उस वक्त जो है वो आपकी डिजिग्नेटेड प्लेस पे जहाँ आपने रिले सेट की हुई हैं कि वो इतनी देर के बाद सिस्टम में ट्रिपिंग हो जाए। एट डिजिग्नेटेड प्लेस याद रख के, जहाँ आपने सिस्टम स्टडीज से खुद तय किया हुआ है उस जगह पर ट्रिपिंग हो करके सिस्टम 2-3 हिस्सों में बढ़ जाए। और ये नॉर्मल भी आई लैंडिंग करके सिस्टम को चलाते हैं, जबकि कोई जनरेटर हमारे पास कम हो, कोई और मसला हो, तो उस वक्त आई लैंडिंग करते हैं। आई लैंडिंग का मतलब कोई ख़ास बात नहीं है, उससे मत डरें कि आई लैंडिंग आई लैंडिंग। बहुत से लोग आई लैंडिंग को इस तरह से टर्म को बताते हैं जैसे कि पता नहीं क्या एक आफत है। कोई आफत नहीं है। अगर आप ये मेरे पास ये 3 चल रहे हैं, मैं इन तीनों को अलग अलग चलाऊँ, लोड को डिवाइड करके बराबर से,
और मैं इस तरह का सिस्टम बना के चलाता रहूँ तो हम कहेंगे हम अपने सिस्टम आइलैंडिंग मोड में चला रहे हैं। आइलैंडिंग मोड में चलाना पड़ता है, कभी शॉर्ट सर्किट लेवल की वजह से भी चलाना पड़ता है। मशीनों को अलग अलग करके डुप्लीकेट, बस बार में 10 मशीनें हैं तो हमारे यहाँ बिन कासिम स्टेशन पे उस 10 को अगर एक मशीन पे एक बार पे चलाओ तो लोड शॉर्ट सर्किट लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो क्या करना पड़ता है फिर, आप 5 मशीनों को एक पे चलाएं, 4 को एक पे चलाएं, तो पाँचों की पाँचों अलग है, 4 की 4 अलग है, 2 आइलैंड तो बन ही गए ना, बस कपड़ा राफ किया। तो आइलैंडिंग को इतना कोई बहुत अजीब व गरीब चीज़ ना समझे कि ये कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये नॉर्मल प्रोसीजर में भी होती है, नॉर्मल ऑपरेशन में भी होती है। मैं ऑपरेशन में भी एक अरसा काम किया, मैंने प्रोटेक्शन में भी किया, मेंटेनेंस में भी किया। इसलिए मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, जो मैंने खुद की हैं चीज़ें उनको बता रहा हूँ, तो किताब से नहीं बता रहा हूँ। इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट कि इस तरह से ये हो सकता है। तो ये हो गया एक नया आपका आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग, जिसके नतीजे में हुई आइलैंडिंग। तो ये एक और मैंने आपको बात बता दी। 6-7 लेक्चरों में मैंने पूरा कंप्लीट इसका आपको अहाता किया है, कंप्लीट समझाने की कोशिश की है। फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, मेरे से भी इसमें कोताही हो सकती है। मैं कोई 100% इन चीज़ों को नहीं समझता हूँ, कोई भी नहीं समझता है। आप नेट पे जाके और भी लेक्चर देखें तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा कि बहुत ज़बरदस्त 4 ईयर सीरीज़ और मेट लैब और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है चीज़ों का, तब भी जाके अप्रॉक्सीमेशन होता है। और जो ऑपरेशन इंजीनियर होता है, जो ऑपरेशन में खुद करता है लोड डिस्पैच सेंटर में बैठ के, जैसे मैंने काफ़ी टाइम लोड डिस्पैच सेंटर में गुजारा, सालों, डिकेट्स, तो मुझे पता था कि यार वो सब अपनी थ्योरी भी सही है, लेकिन इस वक्त मुझे क्या करना है वो मुझे अपना भी वहाँ पर डिसीजन लेना होता था। तो एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपको अपने भी डिसीजन लेने होते हैं, जबकि आपको प्लांट का ऑपरेटर और प्लांट के इंजीनियर जो होते हैं वहाँ पे, वो आपको चीख चीख के बता रहे होते हैं, सर फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है, हम बाहर से निकल जाएंगे, हम बाहर से निकल जाएंगे, कुछ करें। तो कुछ ये करने का तरीका मैनुअल भी होता है, अंडर फ्रीक्वेंसी रिले भी होता है, और ये आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग भी होता है। तो ये आपको फैसला वहाँ पर उन हालात में, मुश्किल तरीन हालात में बैठ के खुद करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह शेयर करें इन चीज़ों को, देखें। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ जाएं इस बात को। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो आपका भला है। अपने साथियों की हेल्प करें, बरकत होगी, आपको जॉब मिलेगी आसानी से।